कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 का सॉल्यूशन करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में। आज मैं उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना लेने वाला हूं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बिना टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, उससे पहले आप ये वीडियो को पूरी की पूरी देखें, तभी आपको समझ आएगी। स्किप करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस आउट कर दोगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन, मतलब न्यूटन ने क्या क्या सोचा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे खुलकर कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हमें क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं, मतलब वो जानेंगे किसके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम करने वाले हैं वो है न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन। तो एक बार ही क्या हुआ था, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बुक पढ़ रहा था। बुक पढ़ते पढ़ते जो उसका सेब है उसके सर पे आके गिर जाता है। जैसे ही सेब उसके सर पे आके गिरता है तो वो सोचने लगता है कि ये सर पे मेरे सेब मेरे ही सर पे क्यों गिरा, मतलब नीचे ही क्यों गिरा, ये कहीं आसमान में तो नहीं चला गया, या फिर सीधा मतलब टूट कर सीधा मेरे घर के किचन में क्यों नहीं चला गया। मतलब ये फ़नी चीज़ें वो सोच रहा होगा। तो सीधा उसके सर पे ही आके क्यों गिरा ये, तो उसने इसके बारे में सोचना चालू करा और उसके ऊपर इसने एक थ्योरी दी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक दूसरे को हमेशा खींचता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं सरल भाषा में कहूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को हमेशा खींचता है एक दूसरे में, ठीक है। जब तक अपना सेब डाली के ऊपर प्लग था, मतलब वहाँ पे लगा हुआ था, तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से नीचे गिरता है वो सीधा पृथ्वी पर आकर गिरेगा। तो न्यूटन्स ने देखो क्या क्या कहा उसके बारे में एक बारी हम पढ़ लेते हैं। आपकी होम स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे होंगे, उसको एक बारी हम देख लेते हैं। न्यूटन्स ने सबसे पहला कहा न्यूटन्स ऑब्जर्वेशंस। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है एग्जाम में, वो कहता है व्हाई डज एप्पल्स फॉल ऑन अर्थ फ्रॉम अ ट्री, कि क्यों एप्पल धरती पे ही आके गिरा, एक पेड़ से जो सेब है वो धरती पे ही आके क्यों गिरा। तो उसका आंसर है बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स इट्स टूवर्ड इट्ससेल्फ। तो अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसलिए सेब जो है धरती पे आके गिरा। जो सेकंड क्वेश्चन कई बार पूछता है वो न्यूटन का लॉ भी है, देख लो। वो कह रहा है कैन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों, उसका नाम क्या है, दोनों ही एक दूसरे को समान रूप से खींचते हैं। एप्पल भी जितना धरती को खींच रहा है अपनी ओर, उतनी ही धरती उसे भी खींच रही है। लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि एप्पल कहाँ से खींच रहा है, वो तो जरा सा होता है, ठीक है। वो हमें दिखाई बिल्कुल नहीं देता कि वो कितना खींच रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे है यस, इट आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि जो सेब है वो भी धरती को उसी ताकत से खींच रहा है जितनी धरती उसको, सेब को अपने पास बुलाने के लिए खींच रही है। और ये जो हमारा लॉ है, ये इसका लॉ, ये न्यूटन्स का लगेगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। बट द मास ऑफ द अर्थ इज़ टू मच लार्जर देन द एप्पल मास, क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा है एप्पल्स के सामने, बहुत ज़्यादा बड़ा है एप्पल के आगे, इसीलिए एप्पल मास काफ़ी ज़्यादा छोटा है। द फोर्स अप्लाइड बाय द एप्पल अपीयर्स नेग्लिजिबल, मतलब जो एप्पल द्वारा पृथ्वी को खींचा जा रहा है वो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। एंड अर्थ नेवर मूव्स फॉरवर्ड, तो इतना जब वो कम खींच रहा है उसे, जिसे हम देख ही नहीं सकते, तो पृथ्वी अपनी जगह से हिल नहीं पाएगी। न्यूटन्स सजेस्टेड दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन ने कहा है कि इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, ये वाइट बोर्ड, ये पेन, ये मेरा बोर्ड, वाइट बोर्ड, कैमरा, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना, ग्रेविटी अलग है और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। ग्रेविटी का मतलब है अगर इस पेन को मैं नीचे छोड़ दूँ तो ये नीचे जाएगा, तो ये है ग्रेविटी। बट ये जो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, वाइट बोर्ड की तरफ, या मैं फ़ोन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये है ग्रेविटेशनल। जैसे आप अपने दोस्त की तरफ अट्रैक्ट होते हो कि वो कुछ खा रहा है, लाओ हम भी उसका साथ निभाएं, ठीक है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन समझ आ गया होगा।
सरल भाषा में कहूँ, इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है, क्या मास मतलब वजन है, वो एक दूसरे को हमेशा खींच रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट आता है ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ अब हम पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके आगे आपको देखो एक पिक्चर आ रही होगी। तो सबसे पहले एक जो पिक्चर आ रही है, इसमें कह रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो आई नो आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी इमारत, ईंट, ज़मीन, ठीक है, पेन, पेंसिल, ठीक है, हमारे दोस्त, उनका खाना, जितनी भी चीज़ें अट्रैक्ट हमें करती हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम सबको आकर्षित करती है, अपने पास बुलाती हैं। अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना आप, एक वर्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। याद रखना, जिसका जितना बड़ा मास होगा वो उतनी ज़्यादा तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आप ये बात ध्यान रखें। अब आप सोचो कि आप कितनी भी ऊंचाई से कोई बॉल फेंक दो, वो नीचे ही आके गिरेगी, क्योंकि दोनों में वजन है। पृथ्वी में भी बहुत तगड़ा वजन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मास है, और बॉल के अंदर भी अपना एक वजन है। तो वो जब वो नीचे आएगी तो पृथ्वी से अपनी ओर खींचेगी, उसके ऊपर मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इनडायरेक्टली, इन्वर्सली कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। लेकिन ये यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, समझ लो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी चीज़ का घटना। अगर याद रखना डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल लॉ उतना ही कम होता जाएगा। अब आप ये देखिए, मार्स ग्रह, जो मार्स है प्लैनेट, हमसे कितना दूर है, क्या पृथ्वी से अट्रैक्ट कर रही है? कर रही है, बट उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है कंपैरिजन टू मून, बिकॉज मून हमसे बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि कम है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस पास होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। जैसे कि अगर आपको उस काम के, मैं आपको बॉल कोई फेंक के मारूं, तो मैं आपको जितनी पास से बॉल फेंक के मारूंगा, आपके उतनी तेज़ हिट करेगा बॉडी पर, हैंड पर, चेस्ट पर, लेग पर, ठीक है। लेकिन जितना मैं आपको दूर से वो बॉल फेंक के मारूंगा, तो जो अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आपको जस्ट आके छू कर चला जाए, ठीक है। तो याद रखना, यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें एक दूसरे को अपनी ओर तो अट्रैक्ट करती हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि ये डिपेंड करती है मासेस के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिंदी का मतलब होता है कि अगर मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ठीक है। तो और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आप कितनी दूर तक कोई चीज़ फेंक दोगे, या कितनी दूर से आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्सल लॉ भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया हिंदी में, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा यूनिवर्सल लॉ भी हो गया है। चलो अब ये आप जानिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे कि आपकी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, सरल भाषा में पहले मैं आपको समझा देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। जैसे आप किसी पत्थर के ऊपर कोई रस्सी बांध दीजिए और पत्थर को जोर जोर घुमाने लगिए, तो जो पत्थर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट से लगाया गया फोर्स किसी को सर्कुलर मोशन देता है, तो उस सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि एक और आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। जब एक खिलाड़ी, एक प्लेयर एक बॉल को फेंकने की कोशिश करता है तो वो इर्द गिर्द उसे तेज़ी से घुमाता है और वो सर्कुलर मोशन होने लगती है, लेकिन बाद में वो क्या करता है खिलाड़ी, आपने देखा होगा, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग भी समझ रहे होगे, जैसे ही वो छोड़ेगा वो जो बॉल होगा यूँ एक स्ट्रेट पाथ पे चलने लगेगा। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स वहीं तक होता है जहाँ तक वो राउंड सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। जब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी नहीं लगेगा। तो आप इसके मैं कॉन्सेप्ट पढ़ देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला को आप यहाँ पे आ रहा होगा डेफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन। जस्ट आपको एक चीज़ समझाता हूँ,
अगर कोई बॉल यूं कर कर के घूम रही है, पहले वो यहाँ जा रही है फिर यहाँ जा रही है, जैसे आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो, यूं कर कर के आप उसे घुमा रहे हो तो वो यूं कर कर के घूमती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ोगे, जैसे ही आप यूं करके छोड़ोगे तो वो एक पाथ के ऊपर चल देगी, वो जस्ट एक पाथ के ऊपर चल देगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि वी नो दैट द ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करेंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ो, ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो चेंज। क्या होता है, कभी कभी ये वेलोसिटी भी चेंज करती है। अब आप देखना कभी कभार क्या होता है, कोई चीज़ जब अपने पास से गुजरती है तो ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है, बट जब दूर जाती है तो देरी से आते हैं, फिर पास तेज, फिर यूँ, मतलब समझ रहे हो, अपने पास जब आती है तो तेज़ी से गुजरती है, फिर उसका नाम क्या है, स्लो गुजरती है। ठीक है, जैसे कभी कभार आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अर्थ होता है, ये आप अर्थ ही समझ लो, जो हमारा मून है, कभी कभार हमारे कुछ ऐसा इसका पाथ है कि हमारे पास बहुत पास दिखाई देगा, फिर काफ़ी दूर दिखाई देगा। जब आपका गुरु पूर्णिमा आती है तो देखना जो मून है हमारे बहुत ज़्यादा पास होता है, तो ठीक है, उसका जो पाथ होता है काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी तेज़ होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, आप सोच लो स्पीड होता है, तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट आपका देखो, ये कह रहा है अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट कीप इट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ उसे कहेंगे जो एक सर्कुलर पाथ पर ही मूव कर रहा है, ध्यान रखना। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, ये कह रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द पाथ। ये कह रहा है जो उसका सारा का सारा वो पावर आ रही होती है उसके सेंटर से आ रही होती है, ध्यान रखना। मतलब बीच में जब आप यूँ करके घुमाओगे तो बीच से ही तो सारी ताकत जा रही है। अब आप घुमाना बंद कर दोगे, जो भी आपने पत्थर उत्तर बांध रखा वो नीचे गिर जाएगा। जब आप फिर घुमाना चालू करोगे फिर राउंड घूमने लगेगा। इसका फिफ्थ पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट है वाला, ये कह रहा है विदाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट मूव इन द सर्कुलर पाथ, दे वुड ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट। आपको फिर से एक बार ही बताता हूँ, जैसे कि अगर आपने कोई पत्थर बांध लिया और आप उसे तेज़ी से यूँ करके घुमा रहे हो, पहले वो यूँ जाएगा, मतलब घूमेगा, एकदम सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, जैसा आप चाहते हो वो वैसा ही घूमेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो एक स्ट्रेट पाथ पे चलने लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहीं तक होता है जब वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म तो वो जस्ट एक स्ट्रेट पाथ पे चल देगा, ध्यान रखना। या तो अगर आप यूँ छोड़ोगे तो यूँ चला जाएगा, यूँ छोड़ोगे तो यूँ चला जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट इसका देखो, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है, अगर ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल मून अराउंड द अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो चांद है वो भी तो हमारे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो भी एक सर्कुलर पाथ पर एक लगा रहा है चक्कर, एकदम राउंड, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के अंतर्गत ही लगा रहा है, अराउंड लगा रहा है, ठीक है। अगर वो जब स्ट्रेट चलने लगेगा, जस्ट सपोज यूँ करके लगा रहा हो चक्कर, यूँ स्ट्रेट चलने लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ नहीं लगेगा। तो एक एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। बट मून एक खास ऑर्बिट में मूव करता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, वो कभी बहुत ज़्यादा खुलकर बताऊंगा। अभी आप यही समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है जिसकी हर समय वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होता है तो उसका स्ट्रेट पाथ एक अपना हो जाता है, ठीक है। तो इसके दो एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं। जो इसका एक लास्ट पार्ट हमारा बचा है ये मैं समझा चुका हूँ। जो इसका लास्ट पार्ट बचा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अब हम जानेंगे कि इससे क्या क्या हमारे फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्व हैं ग्रेविटेशनल लॉ के या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक ही बात है। तो ये कह रहा है, आप देखिए आपकी होम स्क्रीन पे कह रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड लाइक, फर्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है द फोर्स दैट बिंड अस टू द अर्थ। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही तो खड़े हैं,
ठीक है। अब देखो मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ ईजिली, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है। एक्चुअली जो हमारी जो अर्थ है उसका शेप लगभग यूँ है। अब आप ये मत बोलने लगना कमेंट में नहीं सर ऐसा नहीं है, आप जस्ट थिंक करिए यूँ है। अब सोचिए जो बुर्ज खलीफा बना हुआ है वो यूँ करके बना हुआ है, और भी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो यूँ करके बनी हुई हैं, कुछ इमारतें यूँ बनी हुई हैं, ठीक है। वो हमें लगती बिल्कुल सीधी हैं लेकिन वो अर्थ के एक्चुअली सरफेस पे ही तो बनी है। अब वो क्यों नहीं गिर रही हैं? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि उनको पृथ्वी बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए वो नहीं गिर रही हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि हिंदुस्तान तो सबसे ऊपर है इसलिए समतल है, नहीं, एक्चुअली हिंदुस्तान इस सरफेस में आता है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं बट वो क्यों नहीं गिर रही हैं? द रीज़न ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिंपल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब वो जो हमारा मून है वो अराउंड चक्कर लगा रहा है किसके? अर्थ के, तो वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे होगा नहीं तो मून अपना कहीं सर्कुलर पाथ में चला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपना छोड़ देगा, स्ट्रेट पाथ की ओर मूवमेंट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का उसे अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो मून हमारे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म तो मून अपना स्ट्रेट पाथ पे कहीं निकल जाएगा, ठीक है। और थर्ड हमारा पॉइंट कह रहा है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ। ऐसे ही अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सॉलिड ग्रेविटेशनल फोर्स किसके पास है? सन के पास, जिसके कारण बहुत दूर दूर के ग्रह, इवन जो प्लूटो अब जो अपनी ग्रह वो ग्रह प्लैनेट्स की संख्या में ही नहीं है, नंबर्स में ही नहीं है, वो भी आज तक चक्कर लगा रहा है, जबकि उसको हमने हटा दिया वो, लेकिन फिर भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी भी कितनी दूर है सूरज से, मार्स तो बहुत ज़्यादा दूर है, और जो हमारा नेपच्यून है वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन वो इतना तगड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो फिर भी उनके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता था द फोर्स दैट बिंड्स अस टू द अर्थ, सेकंड हमारा कहता द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और थर्ड हमारा कहता द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। कितने इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट थे। कोई भी चीज़ हम क्यों धरती के ऊपर टिकती है, क्यों हमारे इस सरफेस के ऊपर टिकती है, क्यों? क्योंकि द ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है। अब आपको समझ आया कि न्यूटन्स ने क्यों ऑब्जर्व किया था कि हर चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है। हम जब स्काई डाइविंग करते हैं तो नीचे ही क्यों गिरते हैं? द रीज़न ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट लॉ डालूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।